नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है स्टडी गैंगवे में। मैं हूं चंदन वर्मा और आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं सामान्य विज्ञान। चैप्टर 3 समाप्त कर चुके हैं, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था कि आप उसका आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन दिया था और आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने अपने लॉजिक तरीके से भी आंसर बताया, ये भी मुझे अच्छा लगा। आगे देखते हैं। तो चलिए आज मैं आंसर बताता हूं, उसके बाद हम चौथे चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज हम आपको चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे और आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और आप जिस तरीके से आंसर दे रहे हैं, जिस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि निश्चित ही आप नवोदय CHS सैनिक स्कूल जिस कंपटीशन में बैठेंगे, सामान्य विज्ञान को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन था 21वां, यदि Cl यानी क्लोरीन में परमाणु संख्या 17 है तो इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होगा। ये हमारा प्रश्न था। इसके ऑप्शन थे ए में 2852, बी में 287, सी में 248, डी में 467। पहले देखते हैं क्या है। तो परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या कितना है, आप देखें 17, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होगी 17। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 17 कहां कहां है। 2852, 8 2 10 7 17, 8 2 10 7 17, 2 4 6, 6 और 8 14, 14 मतलब कि गलत है। 6 4 10 7 17, इन्हीं तीनों में से एक सही है। फार्मूला होता है हमारा 2n स्क्वायर, ये है 2n स्क्वायर, जहां n है कक्षों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन संरचना किस तरीके से होगा, कक्षों में हम बांटेंगे। पहले कक्ष में कितना होता है, दूसरे में कितना होता है, तीसरे में कितना होता है, ये फार्मूले के हिसाब से मैंने बताया था। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इस तरीके से इस फार्मूले पे हम जाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं पहले कक्षा का क्या होगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2, दूसरे कक्ष में क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर का फार्मूला 2 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 दूनी 2 दूनी की 4, 4 दूनी 8। और थर्ड में जो होगा, फर्स्ट कक्षा के बाद आते हैं थर्ड कक्षा में, तीसरे के लिए तो 2n स्क्वायर फार्मूला में 2 इंटू 2 का यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18। अब देखते हैं जब तीसरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 18 हो जाता है, जबकि ये क्लोरीन का कितना है 17 है। तो पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, 8 2 10, तीसरे कक्षा में कितना होगा, तो 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 होगा। यानी पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तीसरे कक्षा में 7, 18 की जगह ये हो जाएगा 7। तो हमारा इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होगा 287। अभी देखते हैं इसमें कौन सा 287 है। तो ऑप्शन नंबर बी 287 करेक्ट आंसर है। यदि क्लोरीन में परमाणु की संख्या 17 है तो जो इलेक्ट्रॉन संरचना होगा 287 होगा। और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ के आंसर दिया है, कमेंट्स किया है, उसी फार्मूलेट के हिसाब से मैं किया हूं। यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तो 2n स्क्वायर का फार्मूला आप समझते हैं, पहले कक्षा में कितना, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे में कितने होंगे, यही फार्मूला होता है। तो देखते हैं कि हमारा बी जो है ऑप्शन सही है। जिन जिन्होंने बी का टिक लगाया है, बी आंसर बताया है, वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं यूनिट 4 में। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 यानी चैप्टर 4। यूनिट 4 क्या है, खनिज एवं धातु, मिनरल एंड मेटल। क्या है, आज हम पढ़ेंगे मिनरल एंड मेटल। इसमें हम
कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे देखेंगे। पहला है खनिजों का सामान्य परिचय, खनिज क्या होते हैं उनका सामान्य परिचय हम देखेंगे। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या क्या है वो देखेंगे। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होंगे वो देखेंगे। धातुओं और अधातुओं के उपयोग क्या क्या है वो देखेंगे इस चैप्टर में। धातुओं के संक्षारण, संक्षारण मतलब कोरोजन, कोरोजन मतलब जंग, जंग लगता है ना धातुओं में, तो इसको हम कह सकते हैं कोरोजन। कारण एवं समाधान, क्या कारण है और क्या समाधान है वो देखेंगे। उसके बाद गैल्वेनीकरण देखेंगे, मिश्र धातु विशेषता एवं उपयोगिता। ये जो चैप्टर के जो पॉइंट्स है इस चैप्टर में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। इन पॉइंट्स को कवर करने के साथ साथ हम बहुत सारे चीजें ऐसे समझेंगे, और जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्ट से आप पढ़ेंगे। जब भी हम बात करेंगे आप घर में हर रोज देखते हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर उसको हम जब एग्जाम में जाते हैं परीक्षा में आ जाता है तो फिर एकाएक अरे ये तो मैंने सुना था, समझा था, समझ में आता है, बट करेक्ट आंसर आप नहीं दे पाते हैं। इसके लिए ये सब्जेक्ट से या इस चैप्टर की जो हम बात कर रहे हैं ये आपको देखना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे पक्का ही समझेंगे, और एक बार आपने यदि समझ लिया, रट लिया, देख लिया, भूलने का कोई चांसेस ही नहीं, मैं कह रहा हूं। आगे देखते हैं। तो खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में, सबसे पहले हम खनिज के बारे में जाने, पहले किस तरीके से समझा प्राकृतिक रूप में खनिज जो है किस रूप में हमें मिलते हैं। तो खनिज शब्द से ही आप समझिए, पहले खनिज शब्द से समझिए। खनिज जब भी बात आए मतलब खनन से, खनन क्या है मतलब खोदना, खोद के निकालने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। अब बात बोलेंगे सर खनिज, चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक पदार्थ के रूप में, देखिए कहां कहां से हमें मिलते हैं। खनिज पृथ्वी के तल, भूपर्पटी तथा समुद्र से मिलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट होता है सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम आयोडाइड। ये क्या है? सोडियम आयोडाइड। और ये सोडियम आयोडेट समुद्री जल के द्वारा मिलता है। स्फटिक, क्वार्टज, अभ्रक आदि अधातु है, एक प्रकार के खनिज ही हैं। और खनिज जो है हमें किस रूप में मिलता है? तो धातु व अधातु के रूप में, तत्वों के यौगिक के रूप में हमें मिलता है। जो है खनिज जो है धातु के रूप में मिलता है, अधातु के रूप में मिलता है एवं तत्वों के यौगिक के रूप में मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं बॉक्साइट Al2O3 2H2O नामक खनिज एल्युमिनियम धातु तथा ऑक्सीजन अधातु का यौगिक है। यानी कह सकते हैं कि मिला हुआ है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम धातु और ऑक्सीजन आपस में मिले हुए हैं, इनका ये यौगिक है। कापर ग्लास Cu2S भी तांबा धातु तथा सल्फर अधातु का यौगिक है। यानी जो कापर ग्लास हम लेंगे वो उसमें क्या क्या मिला रहेगा? तो कापर जो कि धातु है तथा सल्फर अधातु है। यानी खनिज हमने लिया और खनिज भी हमें मिला, यदि तो यौगिक के रूप में मिलता है बहुत सारे। तो उसमें हम देखते हैं कि धातु के रूप में भी मिल रहा है और धातु के भी रूप में मिल रहा है, कभी कभी दोनों एक साथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है तांबा धातु तथा सल्फर अधातु का यौगिक है। आगे देखते हैं मुक्त अवस्था में सोना तथा प्लेटिनम जैसे धातु मिलते हैं। यानी खनिज जब हम खोदते हैं, खनिज जब हम प्राप्त करते हैं तो मुक्त अवस्था में यानी शुद्ध अवस्था में देखा जाए, कह सकते हैं सिंगल अवस्था में देखा जाए तो सोना तथा प्लेटिनम जैसे धातु मिलते हैं। एल्युमिनियम, लोहा और मैग्नीज जैसे अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में तथा कुछ धातुएं सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होती हैं।
देखेंगे क्या ये क्या बोल रहा है, एल्युमिनियम, लोहा और मैग्नीज जैसे अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में हमें मिलती हैं, O2 के रूप में मिलता है, देखते हैं, तथा कुछ धातुएं जो हैं सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। इसके विषय में जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे धातुओं के साथ तो उसके हम बताएंगे, एक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये खनिज जो है इस प्रकार से हमें मिलते हैं। आगे देखते हैं अयस्क। अयस्क क्या होता है, और ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो, अयस्क कहलाता है। अयस्क क्या कहलाता है, समझिए कि खनिज है, खनिज खोदा हमने और बोल दिया कि ये अयस्क है। तो अयस्क मतलब उससे जो हमें धातुएं निकलेंगी, कह रहा है कि धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, मान लो कि ये कोई ऐसा परत है या कह सकते हैं पत्थर है, पत्थर है जिसको हमने अयस्क मान लिया, जिसको हमने अयस्क मान लिया, तो यदि ये अयस्क है तो जो इसमें धातु होगा, धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, इसमें धातु का निष्कर्षण यानी निकाले अधिक मात्रा में तथा सरलता से हम कम लागत में हो जाए, उसे अयस्क कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे सीधे हम कह सकते हैं अयस्क को जैसे हम लेते हैं उसमें जो धातु निकलेगी आसानी से और अधिक मात्रा में निकली। आगे देखते हैं सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। बताइए कैसे, सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं या सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। देखते हैं कैसे। अयस्क के लिए आपने ये मान लीजिए अयस्क है तो वो खनिज है, और हमने जो खनिज निकाला हो सकता है कि उसमें धातु ही ना हो सकता है इस तरीके का हो कि उसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं, वो अयस्क नहीं होगा। अयस्क क्या है कि प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में धातु नहीं। आगे देखते हैं अयस्क धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। जो अयस्क है धातुओं के ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट तथा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अधिकांश अयस्कों में केवल एक धातु या उससे अधिक धातु होते हैं। अधिकांश अयस्क में या तो एक धातु होगा या उससे अधिक धातु होंगे, दो या दो से अधिक होंगे, लेकिन मैक्सिमम हम अयस्क जहां से निकालते हैं वहां एक धातु या दो धातु मिलते हैं। जिससे कि मान लीजिए सोने का पत्थर किसी को मिल गया या सोने का पहाड़ या ऐसे जगह जहां से कि हमें चांदी निकल रहा है तो मैक्सिमम वहां चांदी ही निकलेगा। अब चांदी की जगह फिर हीरा और मोती, सोना, चांदी इस तरीके से नहीं निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अयस्क है उससे एक या केवल एक धातु या उससे अधिक धातु निकलते हैं। देखते हैं अयस्क से धातु अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने की क्रिया को धातुक्रम मेटालर्जी मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी कहते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं ना। तो देखते हैं अयस्कों से धातु अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने की क्रिया को धातुकर्म कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि धातुकर्म किसे कहते हैं, तो अयस्कों को शुद्ध करने के लिए, मैंने विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करना है। उदाहरण के तौर पे अयस्क के लिए आपने और उसको उसमें बहुत सारे मिट्टी लगे हैं, कहें कोयला लगा है, मिक्सर है, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिनको हम क्या करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे। यानी सोना अलग निकाला, चांदी अलग निकाला या सिर्फ सिंगल ही है निकाला, उस प्रक्रिया को हम धातुकर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण। अगला हमारा पॉइंट है, टॉपिक है धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण। क्या क्या है, भौतिक अवस्था सामान्य ताप पर। धातु या अधातु जो है भौतिक अवस्था उनका क्या रहता है, सामान्य ताप पे।
ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे, एक एक टॉपिक को समझते जाएंगे, तो मैं निश्चित ही कहता हूं फिर से कि आप भूलेंगे नहीं। देखते हैं क्या कहता है कि धातु जो है ठोस अवस्था में रहता है, सामान्य अवस्था, सामान्य ताप पे धातु जो है ठोस अवस्था में रहता है, पारा द्रव अवस्था में रहता है। धातु के उदाहरण है सोना, कह सकते हैं, यहां से हटा लीजिए, सोना, चांदी, ईटीसी, सोना चांदी ईटीसी, पारा जो है द्रव। तो भौतिक अवस्था क्या रहता है, सामान्य ताप पे ठोस अवस्था में रहते हैं। अधातु क्या रहते हैं, गैसीय अवस्था में रहते हैं। अब आयोडीन, कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन इत्यादि ठोस अवस्था के रूप में रहते हैं। आयोडीन नमक खाएं आप, नमक जो है एक अधातु है और वो है ठोस के रूप में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में रहते हैं। या आयोडीन जो है ये है, कार्बन जो है ठोस अवस्था में, सल्फर, सिलिकॉन इत्यादि ठोस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में। ब्रोमीन क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप बोलेंगे कि ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे देखते हैं चमक, क्या देखते हैं कि वो का भौतिक गुण हम लोग चेक कर रहे हैं, धातु और अधातु का भौतिक गुण चेक कर रहे हैं, मतलब धातु कैसा होता है और अधातु कैसा होता है। भौतिक रूप से हम देखें तो उसे चमक, धातु का सतह को काटने या रगड़ने से चमकदार बनता है। सोना को लेंगे जितना रगड़ेंगे ना और वो भी चमकेगा, चांदी को लेंगे रगड़ेंगे तो चमकेगा, आप समझ जाइए। तो उसी तरीके से धातु का कोई भी पार्ट, लोहा या कुछ इस तरीके या जो भी है, सतह को काटने या रगड़ने से चमकदार बनता है। धात्विक, जिसको हम धात्विक मेटालिक चमक कहते हैं, सोना रगड़ने घिसने या ऐसे तरह से चमकता है, तो हम उसको कौन सा चमक बोलते हैं, धात्विक यानी मेटालिक चमक कहते हैं। और वो जो है जब चमकदार बन जाता है या कुछ ऐसा करते हैं तो वो धातु आभूषण, सजावट की वस्तुएं होती हैं, आभूषण या सजावट के काम में हम लाते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है सोना, हीरा, मोती, चांदी के जो भी हम आभूषण लेते हैं, तो देखिए हीरा को जितना रगड़ा जाता है और वो चमकता है, सोना को जितना रगड़ा जाता है और वो चमकता है, चांदी को रगड़ते हैं तो चमकता है, चमकदार बनाते हैं, ठीक है, और उनकी चमक बरकरार रहती है। अधातु का क्या होता है, अधातु जो है धातुओं के समान समान चमकीला नहीं होते हैं, धातुओं के समान चमकीला नहीं होते हैं। जैसे कि आयोडीन ले लो, वो ज्यादा चमकता है या कुछ दिन में खराब हो जाएगा। बहुत सारे धातु हैं। तो आगे देखते हैं, अब बताए आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता होती है धातु अधातु का आघात वर्धनीयता। आघात मतलब हिंदी शब्द है जहां घात लगा करके मारना, आघात कर दिया मेरे साथ में, घात कर दिया अलग चीज है, आघात कर दिया और भी अलग चीज है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं आघात वर्धनीयता में। कह रहा धातु का हथौड़े से पीटने पर पहले की अपेक्षा और अधिक, यानी पहले की अपेक्षा और अधिक आघात पहुंचाकर चादर के रूप में परिवर्तन आघात वर्धनीयता कहलाता है। यानी धातु को हम क्या करेंगे, हथौड़े से पीटकर या किसी ऐसे यंत्र से पीट करके और भी चादर नुमा बनाना, और भी चपटा बनाना, आघात वर्धनीयता कहलाता है। समझ रहे हैं आप? देखिए हथौड़े से पीटने पर पहले की अपेक्षा और अधिक आघात पहुंचाकर चादर के रूप में परिवर्तन करना आघात वर्धनीयता होता है धातु के रूप में। चांदी और सोना में ज्यादा जबकि जस्ता में कम। यानी सोना को पीट पीट करके हम कुछ भी बना लेते हैं। देखते हैं आपको कुछ भी आभूषण बनाना है, सिकड़ी, कंगन कह सकते हैं, या फिर कान का, हम उसको पीट पीट करके उस हिसाब से बना लेते हैं। यदि बोला जाए लोहा का, तो लोहा का बनाने में बहुत टाइम लगता है। खैर फर्जी मिलते हैं, सस्ता वाला मिलता है मार्केट में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ बोलता है कि चांदी और सोना में ज्यादा
आघात वर्धन, इसको पीट के घुमा के कैसा भी बना सकते हैं, जबकि जस्ता में कम। जैसे कि जस्ता में ऐसे आप मारेंगे ना टेढ़ा हुआ तो बहुत मुश्किल से वो ऐसा मतलब सेम शेप में आएगा, कहीं ना कहीं और पतला होते होते खत्म हो जाएगा। आगे देखते हैं अधातु। अधिकांश ठोस धातुएं पीटने पर भंगुर ब्राइटल हो जाता है। अधिकांश जो अधातुएं हैं पीटने पे भंगुर अथवा ब्राइटल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप आयोडीन का ले सकते हैं। आयोडीन का यदि ठोस में है तो उसको हम पीटेंगे तो क्या होगा, वो भंगुर हो जाएगा, यानी कि वो जो है बिखर जाएगा कह सकते हैं। लेकिन वही सोने का ले लो, लोहे का ले लो, चांदी का ले लो, उसको हथौड़े से पीटते रहो तो क्या वो फैल जाएगा, वो एकदम भंगुर हो जाएगा? नहीं होगा, यानी ब्राइटल नहीं होगा। तो अधातु क्या होते हैं, वो है अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पर भंगुर हो जाती हैं, ब्राइटल हो जाती हैं, जबकि धातुएं नहीं होती हैं। आगे देखते हैं तन्यता। तन्यता मतलब होता है तानना, आप कह सकते हैं तानना, समझ ही रहे हैं, किस में, तार के रूप में, आप समझिए। तन्यता क्या बोलता है, तार के रूप में परिवर्तन करने के गुण को तन्यता कहते हैं। तार के रूप में, धातु को तार के रूप में परिवर्तन करने की क्रिया को या गुण को तन्यता कहते हैं, समझ जाइए। लोहा को और तान के और लंबा कर दिया, सोना को लंबा कर दिया, चांदी को और लंबा कर दिया, इतना चांदी लिया और उसको तार बना दिया, तांबा लिया तार बना दिया, उस क्रिया को हम तन्यता कहते हैं। एल्युमिनियम के तार विद्युत संबंधी कार्यों के लिए, जाली बनाने के लिए लोहे का तार, जाली बनाने के लिए लोहे का तार। देखिए एल्युमिनियम का तार जो है, एल्युमिनियम के तार विद्युत संबंधित कार्यों के लिए, एल्युमिनियम का तार विद्युत के लिए हम उपयोग में लाते हैं। विद्युत धारा का जो सुचालक है, इसको एक जगह से दूसरे जगह विद्युत जाने के लिए एल्युमिनियम का तार उपयोग में लगाते हैं। जाली बनाने के लिए घरों में देखते हैं कि हम जाली बनाने हैं तो लोहे की जाली बनाते हैं। तो लोहा ऐसा थोड़ी होता है कि सीधे जाली बना हुआ है, गए प्रकृति में मिल गया या फिर नदी में गए डुबकी लगाया जाली निकल गया और आके जंगले में लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको मशीनरी द्वारा कहें या फिर किसी व्यक्ति द्वारा इस तरीके का शेप, जाली नुमा शेप देते हैं, फिर हम उसको जंगले में कहें, विंडो में कहें, डोर में कहें, या जहां लगाना है वो हम लगाते हैं। सेम शेप का, उस तरीके का ऐसा हमें प्रकृति में नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 लाख चादर सोने के 1 सेंटीमीटर मोटाई में, 20 लाख चादर जो है ना, 20 लाख चादर जो है सोने के 1 सेंटीमीटर की जो मोटाई होगी, आप समझ सकते हैं सोने की, यदि ये 1 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, तो जो इससे चादर बनेगी 20 लाख चादर बना सकते हैं। सोचिए 20 लाख टाइम काटा जा सकता है फिर भी वो खत्म नहीं हो। तो 20 लाख टाइम जो है, 20 लाख चादर सोने के 1 सेंटीमीटर मोटाई में बन जाएगा। 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा। 1 ग्राम सोना लेंगे ना, 1 ग्राम सोना, मान लीजिए ये 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम गोल्ड से कितना लंबा तार बन जाएगा, ये खींच के यहां तक, ये जो लंबाई होगी इसकी ना 2 किलोमीटर तक हो जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 1 ग्राम तार से लगभग कितने किलोमीटर, 1 ग्राम सोना से लगभग कितने किलोमीटर तार बनाया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा 2 किलोमीटर लगभग। ठीक है, ऐसा नहीं है, प्योर नहीं है, बट ऑप्शन में आता है कि 2, 5, 8, 9, तो आपको 2 किलोमीटर में देना है। ठीक है, अधातु क्या है, अधातु से तार नहीं खींचा जा सकता है। जो अधातु होते हैं उनसे हम तार नहीं खींच सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चालकता। चालकता क्या है? चालकता है धातु का, कह सकते हैं विद्युत
चालकता उसकी उष्मा के प्रति क्या चालकता है, विद्युत के प्रति क्या चालकता है, हम इस विषय पे देखेंगे। देखते हैं क्या। धातु, सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। यहां उदाहरण देखते हैं, ये बल्ब है और ये बैटरी है। यहां से धातु हमने तांबे का तार या कहें तो एल्युमिनियम के तार या फिर कह सकते हैं आप जो भी तार लिए हैं, यानी धातु के तार लिए हैं और यहाँ पे ला दिए, यहाँ पे है। इससे जैसे ही इसको टच कराएंगे ये बल्ब जल जाएगा। क्या है? बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ये बैटरी है। तो अभी क्या देख रहे हैं कि इस तार को यहां चिपकाया और ये बल्ब जल गया, हटाया बल्ब बुझ गया, फिर चिपकाया बल्ब जल गया। तो क्या बता रहा है कि तार जो है जो धातु से बने या धातु का ही तार होता है। यहां पे देखते हैं एल्युमिनियम हो गया, आपका चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, उसके ही ये तार होते हैं। यानी ये जो तार हैं किसके हैं? मेटल के हैं। ये जो है मेटल के हैं। तो आप कह सकते हैं, ठीक से लिख देते हैं, ये तार जो है मेटल के हैं, इसलिए धातु जो है विद्युत के सुचालक हैं। ठीक है, अभी देखते हैं विद्युत प्रवाह संभव। उसमें विद्युत प्रवाह संभव है। उष्मा के सुचालक लोहे के छड़। ये बोला है कि जो धातु हैं उष्मा के भी सुचालक होते हैं। विद्युत के तो सुचालक हैं ही, चालक हैं ही, उष्मा के भी सुचालक होते हैं। लोहे का छड़ लिख है। लोहे का छड़ मतलब देखिए यहां पे हमने एक लिया लोहे का छड़, लोहे का छड़ लिया और यहां पे हमने जला दिया आग, मान लीजिए। ये मान लीजिए कि मोमबत्ती है, बत्ती है, और ये लोहे का पतला छड़, थोड़ा चले लोहे का, अब देखते हैं हाँ अभी क्या बोले, उष्मा के सुचालक। जब यहां हम आग लगाते हैं, जलाते हैं, तो क्या होगा, यहां पे गर्म होगा, यहां पे गर्म होगा। आगे देखते हैं, यहां पे गर्म होगा, इसके साथ साथ ये भी सीरा गर्म होता जाएगा, ये भी सीरा गर्म होता जाएगा। ठीक है, ये भी सीरा गर्म, ये भी सीरा गर्म होता जाएगा। ये क्या बोला है कि जब हम लोहे के छड़ को गर्म करते हैं एक सिरे पे और कंटिन्यू रखते हैं तो वो दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है, यानी उधर भी हमें गर्मी महसूस होने लगती है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस होता है। नहीं पता है तो आप जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ये लोहे का छड़ है और कोई यहाँ पे आग जल रहा है, कंटिन्यू आग जल रहा है, मोमबत्ती का हो या कुछ भी कंटिन्यू, और आप यहाँ पे पकड़े हैं, तो आप देखेंगे कि आधे घंटे बाद यहाँ भी ये गर्म होने लगा। एक तो ऐसे हाथ जल जाए, नहीं छोड़िए, ये भी हाथ क्या हो, गर्म होकर के ये हाथ हमारा जलने लगा कि यहाँ भी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि हमें छोड़ना पड़ेगा मतलब ज्यादा जलन हो। उष्मा क्या हुआ, एक इधर से इधर की तरफ अग्रेसित हो गया, यानी आगे बढ़ गया। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो उष्मा के सुचालक जो होता है धातु होता है। अधातु क्या होता है, विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। अपवाद कार्बन विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद जो है विद्युत का, कार्बन जो है विद्युत का सुचालक होता है। एक उदाहरण दे रहा हूं, आपने बैटरी देखा होगा इन्वर्टर का या कोई भी ऐसी बैटरी, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे
कि उसके ऊपर काला 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 पदार्थ लग जाता है। जो लाइट आता है वो हमारा धीमा होता जाता है। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि लाइट तो आएगा लेकिन उस फ्लो में नहीं आएगा। तो यहां क्या पता चले, वो जो ऊपर लगता है तो हम लोग जाकर के घर में बोलते हैं कार्बन लग गया है, लगता है कार्बन छुड़ाओ, या किसी वायर में कार्बन लग गया है तो वायर से कार्बन छुड़ाते हैं और उसका फ्लो जो विद्युत धारा का जो फ्लो है, प्रवाह है, और अच्छी तरीके से होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि कुचालक होता, कार्बन पूरी तरह से कुचालक होता तो पक्का ही मैं बता रहा हूं कि कार्बन लगते ही आपका विद्युत प्रवाह बंद हो जाता, पूरी तरह से बंद हो जाता, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होता। फिर उसी कार्बन धीरे 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 बाद एक दिन ऐसा आता है कार्बन को भी बिजली बनाने के काम में लगाने लगते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। चलिए देखते हैं। तो क्या बोला कि विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु जो है अपवाद कार्बन विद्युत का सुचालक होता है। धातु के बारे में बता ही दिया कि सभी धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत प्रवाह संभव है। उष्मा के सुचालक लोहे का छड़। सबसे अच्छा या सबसे कहें तेजी से विद्युत प्रवाह के लिए या विद्युत के उपयोग के लिए कौन सा तार, कौन सा धातु सबसे अच्छा होता है, तो वो होता है चांदी का। यदि हम चांदी का तार लगाएंगे तो जो हमारा विद्युत प्रवाह होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं, शायद अंग्रेजों के जमाने में होता होगा या होता था, चांदी के तार लगाए जाते थे जब खोज हुआ था। देखते हैं अच्छी तरह से हमें बिजली पाने के लिए। लेकिन क्योंकि चांदी धीरे धीरे महंगा होता गया, लोगों ने क्या किया, चांदी अपने घर, तार काटा अपने घर, धीरे 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 तार, पूरे तार के तार, एरिया का तार ही गायब हो जाता था। चांदी के तार धीरे लगा, फिर देश को लगा या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी शासन में थे, सरकार को लगा कि चांदी ऐसे डालेंगे तो ये तो सारा उड़ता ही जाएगा। फिर उन्होंने एल्युमिनियम का तार डाला। तांबे का तार भी बहुत अच्छा होता है, तांबे का तार भी महंगा होता है। तो धीरे धीरे अभी एल्युमिनियम के तार जो है हमारे देश में, या कहें तो आप जो तार देखते हैं मोटे मोटे तार, या फिर कह सकते हैं कि जो वायर, जो हमारा बिजली आता है वो एल्युमिनियम के तार से आता है। तो जो चांदी है, चांदी विद्युत प्रवाह के लिए सबसे अच्छा कह सकते हैं कि एक धातु है। आगे अब देखते हैं आगे धातु एवं अधातुओं के रासायनिक गुण। अभी तक हमने भौतिक गुण पढ़ा, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कल पढ़ाएंगे कि इनके रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, और ये जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया मतलब धातु को यदि जल के साथ क्रिया कराया जाए तो क्या होगा, अम्ल के साथ क्रिया कराया जाए तो क्या होगा, या फिर हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी उनका रासायनिक गुण में क्या परिवर्तन होगा, इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम देखते हैं धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। नमस्कार।